मलिक हाउस में आज चहल-पहल मामूल से हटकर थी। असर के बाद का वक्त था। पूरे घर में बहुत से लोगों की आवाज़ का बेहंगम शोर बरपा था। ललित की शादी के बाद अब जाकर घर में रौनक लगी थी। असमत की बेटी फाइका अभी 16 बरस की हुई थी, लेकिन रिश्ता अच्छा मिल जाने के बायस उसकी निस्बत तय कर दी गई थी। बज़ाहिर तो इस तकरीब में करीबी रिश्तेदारों को ही मदऊ किया गया था, लेकिन फिर भी घर में थमा चौकड़ी जैसा समा था। फाइका के ससुराल वाले हाथ से दौलतमंद थे। इसी तकरीब भी उनकी शान शयान रखी गई थी। असवद ने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया कि कहीं तकरीब बाहर होटल में रख दी जाए, लेकिन असवद और जावर ने मलिक हाउस के लॉन को ही काबिल कबूल हालत तक सजा दिया था। छोटे से लॉन के वसफ स्टेज बनाया गया था और उसके सामने मेहमानों के लिए कुर्सियां लगाई जा रही थीं। दुरान स्टेज के आगे बिखरे बालों और मिलजके खुलिए में कुर्सियां लगवा रहा था। सब्ज और स्याह रंग की चेकदार शर्ट के नीचे किसी सी नीली जीन्स से मुलबूस वो 16 साल दौरान आज सुबह से घर के ना खत्म होने वाले मुख्तलिफ कानों में जुटा था। घर में किसी को ख्याल तक ना था कि उसके सालाना इम्तिहानात हैं। होता भी किसे, घर में किसी को ढंग से ये तक नहीं पता था क्या वो 10वीं जमात में है तो उसके इम्तिहानात का हक पता होना था। लॉन की घास की कटाई कल शाम को कर दी गई थी। अब कुर्सियों की साफ सफाई करने के बाद उनको कतार दर कतार लगाया जा रहा था। दुरान बात सुनो। सोनी ने पोर्च से आगे आते हुए उसे हाँक लगाई। नीले रंग की भारी भरकम जोड़े को संभालती वो अब पोर्च से आगे लॉन के पास आ रही थी। दुरान सजावट वालों से अब स्टेज के पीछे फूलों की सजावट करवाने में मगन था जब अकब से सोनी की आवाज़ पर पलटा। वो उसे पुकार कर आगे आ रही थी। हाथ में स्याह रंग का कोई शॉपर पकड़ रखा था। वैसे तो वो घर भर का मुलाजिम ही था, लेकिन सोनिया तो उस पर अपना अलग ही रौब समझती थी। दुरान को अपनी तरफ आता देखकर वो शॉपर से कुछ बाहर निकाल रही थी। दुरान बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। निकाह बेहासा उसके हाथों पर गई। सोनी के हाथ में तयशुदा स्याह ड्रेस पैंट और सफ़ेद शर्ट थी। शर्ट को अच्छी तरह से करके पुरानी से नई बनाने की भरपूर कोशिश की गई थी। ये जोड़ा रख लो, आज शाम पहनने के लिए। शॉपर समेत उससे पेंट शर्ट दुरान की तरफ बढ़ाई। दुरान ने लब भींचे निकाह जैसे ही जोड़े पर डाली वो फौरन मसूई मुस्कान सजाती तेजी से खोया हुई। अहमद का है, उससे बस कोई एक दफ़ा ही पहना था, इतना पुराना तो नहीं है। फजल से लहजे में वसाहत दी। अहमद सोनिया और रूबी का भतीजा था और दुरान का हम उम्र था। शामा ने बज़ाहिर तो दुरान को गोद नहीं लिया था, लेकिन उसकी जॉब में तरक्की होने के बायस दुरान के कपड़े जूतों का खर्चा वो उठाता था। अब भी फाइका की निस्बत की तकरीब के लिए उसे सोनिया को राहिब और सबरीना के साथ साथ दुरान के नए जोड़े के पैसे भी दिए थे, लेकिन वो हर दफ़ा की तरह तकरीब पर भी अपने भतीजे का ही उतरा हुआ जोड़ा उनके लिए उठा लाई थी। दुरान ने जोड़े और शॉपर को थामा और खामोशी से सर झुकाए पलटा। सुनो, अकब से फिर से सोनिया ने पुकारा। इससे पहले कि वो पलटता सोनिया खुद ही आंखें घुमाती उसके बिल्कुल सामने आ गई थी। यावर तुमसे पूछे तो यही बताना, तुम साथ गए थे और ये अपनी पसंद से लिया है। दुरान के कंधे पर हाथ रखकर वो उसे हर बार की तरह यावर से झूठ बोलने की ताकीद कर रही थी। दुरान ने निगाह उठाई और फिर से उसी की तरह खामोशी से कदम आगे बढ़ाए। मुझसे कभी कुछ फुट दिया करो। सोनी ने उसका कंधा झंझोड़कर उसे रोका था। दुरान जो उसके यूं झंझोड़ने से हल्का सा मुड़ा था, जवाब देने की बजाय सर वो झुका लिया। पता नहीं क्यों, मगर सोनिया की इज्जत करने की दो वजूहत थी, शावर और सबरीना। सबरीना को अपनी छोटी बहनों की तरह चाहता था। बचपन में वो ज़्यादातर उसे संभालता था और फिर वो थी भी इतनी प्यारी कि उसकी खातिर वो सोने की हर ज्यादती बर्दाश्त कर जाता था। शावर जितनी चाहत उस पर लुटाता था, वो जवाब में उतना ही सबरीना का ध्यान रखता था। क्या कहोगे यावर से, बताओ मुझे। सोनिया तीखे लहजे में पूछ रही थी। दुरान ने सबसे लब भींचे और फिर मुंह खोला। वही जो आपने कहा। आहिस्ते से जवाब दिया और फौरन लब उसी तरह एक दूसरे में पेविस किए। अरे भाई, मैंने क्या कहा, मुंह से बोलकर बताओ। सोनी ने झुंझलाकर डपटने के अंदाज में कहा। दुरान ने बामुश्किल लब खोले, जबकि हाथों की गिरफ्त शॉपर पर फड़कर सबकी अक्कासी कर रही थी। आप साथ लेकर गई थी, मैंने अपनी पसंद से लिया है इस जोड़ा। दुरान ने लफ्ज व लफ्ज उसका कहा जुमला दोहराया। शाबाश। अच्छा, ये अपना जोड़ा इस्त्री करो तो साथ सबरीना और राहिब के जोड़े भी इस्त्री कर देना, कमरे में बेड पर पड़े हैं। मतलबी मुस्कान सजाती हुए उसे एक और हुक्म सादे कर गई, लेकिन वो जानता था सबरीना उसे कभी कपड़े इस्त्री करने नहीं देगी, बल्कि उसके भी कर देगी। इसलिए सर अस्वाद में हिला दिया। शॉपर को थामे वो सोने के जाने के बाद फिर से लॉन की तरफ बढ़ा, जब पीछे से एक बार फिर से आवाज़ पड़ी, मगर अब की बार आवाज़ सोनिया की नहीं शासिया की थी। रुको दुरान, इधर आओ।
शाजिया इर्द-गिर्द देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। करीब आते ही राजसाना अंदाज से कंधा पकड़कर पास हुई। वो अपनी पूरी फैमिली समेत कल रात ही पंजाब से कराची पहुंची थी। मैं और तुम्हारे फूफा इस दफ़ा फिर से असफी भाई से तुम्हें साथ ले जाने की बात करने वाले हैं। राजसाना अंदाज में वो लगी लिपटी की बजाय सीधी अपनी बात पर आई थी। दुरान ने हर बार की तरह उसके चेहरे को गौर से देखा। देखो, तुम अब बड़े हो गए हो, समझदार हो, अपना अच्छा बुरा जानते हो। ये सब तुम्हारे अपने तुम्हारे सगे नहीं हैं। मैं तुम्हारी सगी फूफो हूँ, नवीन भाई की सगी बहन। असल में तो तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, मेरे घर में। नरमी से दुरान के सर पर हाथ फेरते हुए वो हर साल की कही हुई बातें दोहरा रही थी। दुरान का ज़हन उसके सगे होने की कभी तस्दीक नहीं करता था और आज भी शाज़िया को लेकर उसके एहसासात ऐसे ही थे। वो उसकी सगी नहीं थी, वो दुरान के ज़हन के एहसासात से यकसर अनजान अपनी ही कही जा रही थी। बस, जब हम तुम्हें यहाँ से ले जाने की बात करें तो तुम सबके सामने अपनी जायदाद की बात कर लेना। ये कि मेरा हिस्सा मेरी पप्पो के नाम करें और अब मैं उनके साथ उनके घर में रहूँगा। असल बात करते हुए वो उसे पुचकार रही थी। किसी को उसके मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं थी। नहीं फ़िक्र थी उसकी ज़हनी हालत की, फ़िक्र थी तो बस नवीन की जायदाद की जो उसके नाम हुई थी। समझ गई ना क्या कह रही हूँ मैं? वो दुरान की थोड़ी थामे मोहब्बत से पूछ रही थी। दुरान ने आहिस्ते से सर को इस बात में हिलाया। ऐसे नहीं भाई, बोल के बताओ, क्या कहोगे अस्वी भाई से? शाजी ने सर को नफ़ी में हिलाते हुए फ़िक्रमंदी से पूछा। दूसरी तरफ खामोशी थी। 1, 2, 3 सेकंड। जानता था वो ऐसे जान छोड़ने वाली नहीं है। यही कहूँगा कि मेरी जायदाद शाज़िया पप्पो के नाम करें। नूरहान ने जान छुड़ाने के लिए एक रिपोर्ट की माने उनकी कही हुई बात दोहराई। सपाट चेहरा, जबकि जबड़े सख्ती से बाहर घूम रहे हुए थे। हाय सदके में मारी, मेरे वीर की आखिरी निशानी है तू। मैं तुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी। अब देखती हूँ कि कैसे असफी भाई तुम्हें रोकते हैं। इस बात पर तो वो निहाल होती हुई उसकी परेशानी चुम गई। नूरहान को उन सबके इस नाटक से कोई लेना देना नहीं था। नोविन की जायदाद की आदि वो बचपन से खन चक्कर बना हुआ था। अब तो उसे उन सबकी लालच की आदत हो गई थी। शाज़िया की झूठी मोहब्बत से लापरवाही बरतते हुए उससे निगाह कड़ी पर टिकाई। रात को उसे अनिल की तरफ जाना था। सुबह पेपर था और उससे एक लफ्ज़ नहीं पड़ा था। अब अनिल के साथ मिलकर पढ़ना था, लेकिन उसका जाना तकरीब के बाद ही मुमकिन हो सकता था। शाज़िया आंखों में फतह लिए जा चुकी थी और वो शॉपर एक तरफ कुर्सी पर फेंक कर फिर से कामों में चित गया। अनिल के साथ दोस्ती को जितने साल ज़्यादा हो रहे थे, दोस्ती उतनी ही गहरी होती जा रही थी। उसकी हाथी तौसीफ से टक्कर लेने के दिन से लेकर आज तक उस साई की तरह दुरान के हमरा था। दूसरे लड़कों की तरह वो उसकी अजीब आदतों से घबरा कर दूर नहीं हुआ था, बल्कि और करीब आ गया था। अनिल एक बहुत ही शरीफ, तहम्मुल मिजाज और मोहब्बत करने वाला लड़का था। दुरान को कभी कभी महसूस होता कि जब से वो ज़िंदगी में आया है, उससे बहुत से रिश्तों की कमी शिद्दत से महसूस होना कम हो गई है। वो एक ही वक्त में उसके बहुत से रिश्तों के एहसासात से उसे आशना करता था। दोस्त, भाई, माँ-बाप, मोहसिन, गमगुसार, वो उसके लिए सब था। ऐसा सिर्फ वो अनिल के लिए नहीं, बल्कि अनिल भी उसके लिए यही सब एहसासात रखता था। दुरान की आंख का इशारा मिलते ही वो सब काम छोड़ देता था। हर वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी लाने की कोशिश में रहता था। वो चुप बैठा होता तो घंटों उसके साथ चुप बैठा रहता, उसके गुस्से को आराम करने से लेकर उसको समझाने और फिर उसके हर झगड़े में उसके शाना बशाना खड़ा होता था। दुरान गलत करे या सही, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता था। शंघाई में दोपहर का 1 बज रहा था। हवा अजीब हुनकी और भारीपन लिए हुई थी। सूरज बादलों की ओट में छुप गया था। शंघाई के इमारतों और इर्द गिर्द जगहों में घूमते लोग आज बाकी दिनों की निस्बत कम नजर आ रहे थे। शंघाई की सर्द सी ये दोपहर शुवेन, हार्वी और ब्रूस के लिए बहुत भारी साबित हुई थी। उनके जागते ही मुसीबत का पहाड़ उनका मुंतज़िर था, जो उनके सर पर आन गिरा। फिल्म स्टार दोरांग ना सिर्फ उस लड़की के साथ होटल से गायब था, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उसे प्रपोज करके मीडिया में भी तहलका मचा गया था। मीडिया वाले मेंगोले के बाहर पागलों की तरह जमा थे और वो जनाब सुबह 6 बजे ही होटल छोड़ चुके थे। शयोन और अपनी मार्केट की लड़की को यूं मुफ्त का माल समझकर ले उड़ने वाले को माफ़ कर दे, ये मुमकिन नहीं था। मेंगोला के कमरे में इस वक्त वो स्याह फर वाले गर्म कोट में मलबूस हार्वी और ब्रूस के सामने भरम खड़ा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मामला इतनी संगीन एहतियात कर जाएगा। नहीं तो कभी भी ब्रूस को जोई दुरांग के पास भेजने का मशवरा न देता।
मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। तुम दोनों ये कान खोलकर सुन लो। उंगली को हवा में सख्ती से मोलिक किए वो बार बार ब्रूस और हार्वी की आंखों में झांकते हुए उन्हें खबरदार कर रहा था। ब्रूस से बामुश्किल झुकी गर्दन उठाई। देखो, गुस्सा मत करो। जितनी गलती हमारी है उससे कहीं ज्यादा गलती तुम्हारे बंदों की है। ये दोनों क्या सो रहे थे? वो कैसे होटल से लड़की भगा कर ले गया? ब्रूस से बड़ी चालाकी से सारी बाजी उस पर उल्टाने की कोशिश की। असल छक्के तो हार्वी और ब्रूस के छुटे थे। दुरान से पंगा लेकर उनको मुंह की खानी पड़ी। वो ना तो उसका इमेज गिराने में कामयाब हो सके थे और ना ही उसकी सो कॉल्ड अकड़ खत्म कर सके थे। उल्टा वो उन्हें हैरत ज़दा करने के साथ साथ परेशान कर गया था। वो एक तीर से दो शिकार कर गया था। उस लड़की को प्रपोज करने का ड्रामा रचाकर अपने इमेज को बचा गया, साथ मुफ्त में उस लड़की को भी ले उड़ा। परेशानी उनको अपना मंसूबा नाकाम होने की भी, और हैरत ही कि दुरान आखिर उस लड़की को क्यों लेके आया यहाँ से। मैं कुछ नहीं जानता। वो लड़की चाहिए मुझे हर हाल में। शेरहोन को तो बस अपनी लड़की की पड़ी थी। तुम्हारे लिए सिर्फ वो लड़की है। मैं मेरा सारा करियर दांव पर लगा है। तुरान को अगर हम पर जरा सा भी शक हो गया तो मेरी धज्जियां उड़ा देगा वो। और वो लड़की ब्रूस को देख चुकी है। वो जानती है ब्रूस ने भेजा है उसे तुरान के पास। मीडिया वाले वैसे ही उसके बयान लेने के लिए उसे खोजते फिर रहे हैं। आरवी ने सर को थामे चिढ़कर शेहोन को सारी वजाहत दी। शेहोन लम्हा भर के लिए चुप हुआ। कुछ देर पुरसोच उन दोनों के उतरे चेहरों को देखने के बाद गहरी सांस ली। ब्रूस से तुम और फिर तुमसे वो मेरे तक पहुंचेंगे। इससे पता करो वो दोनों कहाँ हैं और दोनों का काम तमाम करना है। शेहोन ने अटल लहजे में फैसला सुनाया। आरवी उछलकर तेजी से उसे करीब आया। ओह, नो नो। दुरांग मेरी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहाँ आया है। अगर वो मारा गया तो मैं इन्वेस्टिगेट हूँगा। ये मत भूलो, लड़की आम है लेकिन दुरांग आम नहीं। उसका कत्ल करके हम फंस जाएंगे। हमें उन्हें तलाश करना है सिर्फ। और उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि उसकी ये वीडियो बनाने और लीक करने में हमारा हाथ है। आरवी ने बात मुकम्मल की और बारी बारी दोनों की तरफ देखा। शेहोन ने कमीनगी से नाक सुकेड़ा, गर्दन को जोर से दाएं बाएं झटके दिए। वो लड़की मैं हर हाल में लेकर रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे उस दुरांग की खोपड़ी भी उड़ानी पड़े। सख्त लहजे में आंखें निकालते हुए उससे फैसला सुनाया और फिर तेजी से लंबे लंबे ढाक भरता उनको खौफसदा छोड़कर वहां से चला गया। टैक्सी मतवासन रफ्तार से तारकोल में लिपटी शफाफ सड़क पर चल रही थी। वो सुबह 6 बजे से टैक्सी बदल बदल कर लाविया के लिए निकले हुए थे। होटल से निकलते वक्त वो तीनों एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग निकले थे। वैसे भी श्योन के दोनों आदमी सुबह 6 बजे बेखबर सो रहे थे। रूस ने उन्हें लड़की की वापसी का वक्त सुबह 10 बजे का दिया था। होटल से सीधे निकलने के बाद अलग अलग टैक्सी लेकर वो इकट्ठे एक मार्केट में हुए थे। दुरान ने जोई को अपना गर्म कोट दिया था, जिससे मुकम्मल तौर पर वो खुद को ढांप कर बाहर निकली थी। मार्केट पहुंचने के बाद पहले उन लोगों ने जोई के कपड़े जूते और हुलिया तब्दील करवाया था। वो अब गहरे नीले रंग के पैरों तक आते गर्म कोट के साथ ऊपर सुर्ख रंग का स्कार्फ ओढ़े हुए थी। चेहरा अब हर किस्म के मेकअप से आरी शफाफ और मासूम लग रहा था। मार्केट से वो तीनों एक टैक्सी में इकट्ठे हुए थे, लेकिन दौरान के मंसूबे के मुताबिक वो लोग मुख्तलिफ जगहों पर रुक रुक कर टैक्सी बदल रहे थे। दोनों ने अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर रखे थे। दौरान अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ, जबकि अनिल पीछे जोई के साथ बैठा था। अनिल मुसलसल जोई से मुख्तलिफ सवाल कर रहा था। वो उसकी अलिफ से लेकर ये तक दास्तान सुन चुका था। दौरान खामोशी से सिर्फ उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। दौरान ने पूरे सफ़र में एक दफ़ा भी उसकी तरफ नहीं देखा था, जबकि वो हर टैक्सी के बदलने के वक्त उसे नज़र भर कर देखती रही। आप लोग लाइन एरिया से क्यों चले गए थे? अब अनिल उससे लाइंस एरिया छोड़ जाने के मुतालिक पूछ रहा था, क्योंकि उस वाक़े के चंद माह बाद वो लोग फ्लैट छोड़ गए थे। जो इन्हें निगाह गोद में रखे हाथों पर जमाई। अब्बा पर बहुत कर्ज था। वो बीमार हुए तो उनकी मुलाजमत भी ख़त्म हो गई। हमारे पास उस फ्लैट को बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वहाँ से शिफ्ट हो गए। बहुत आहिस्तगी से वो अनिल के हर सवाल का जवाब दे रही थी। अनिल उससे शादी की मुकम्मल तफसील ले रहा था। हम्म, आपने जो भी बताया उसके मुताबिक तो ये एक चाइनीज ग्रोह है जो आपके अलावा भी और भी बहुत सी लड़कियों को यहाँ लाए हुए हैं। उसकी बात मुकम्मल होने पर अनिल ने पुरसोच लहजे में पूछा, जो इन्हें इस बात में सही लाया। जी बिल्कुल, मेरे ग्रुप में हम 10 लड़कियां थीं। हमारी शादी भी इज्तिमाई हुई थी। इन लोगों ने कुछ दिन हमें पाकिस्तान में एक बंगले में रखा। इनके ग्रोह में चंद पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जोई ने उसी तरह ऐसे से बोलते हुए आगाही दी। अनिल चंद लम्हे पुरसोच निगाहों से उसे देखते हुए चुप रहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप ना सिर्फ सही सलामत पाकिस्तान पहुंचेंगी बल्कि इस ग्रोह को भी बेनकाब करेंगी। दिल से हर तरह का खौफ खत्म कर दें।
अनिल ने शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए पूरे असम लहजे में उसका गुस्सा बढ़ाया। दुरान ने मायने हेस मुस्कुराहट के साथ गर्दन घुमाकर अनिल की तरफ देखा। अंदाज वाह भाई वाह वाला था। अनिल ने हजल होकर निगाह चुराई तो मुस्कुराहट छुपाता हुआ सीधा हुआ। कितनी देर है अभी? अनिल और चुप बैठे। अब वो दुरान से सवाल कर रहा था। बस कुछ दूर है। दुरान ने मुख्तसर जवाब दिया। जोई को सांस अटकता हुआ महसूस हुआ, जैसे जैसे गाड़ी उन्हीं रास्तों पर सफर कर रही थी। ना चाहते हुए भी जोई की रीढ़ की हड्डी में खौफ की सनसनाहट बढ़ रही थी। बेशक दुरान और अनिल के साथ ने उसका हौसला बढ़ा दिया था, लेकिन वो जानती थी सब इतना आसान नहीं है। शायद वो अपने साथ उन दोनों की जिंदगी को भी दांव पर लगा चुकी है। आंखों की पुतलियों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। निशिस की पुष्प पर सर टिकाए उससे जल्दी आंखें मूंद ली। इन ने कब अपनी आगोश में लिया, खबर ना हुई। कराची, मसरूफ, मगन, एक दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़ में लगे लोगों का शहर आज भी मामूल के मुताबिक बहुत सी भागती दौड़ती जिंदगियों का मरकज बना हुआ था। बस एक समंदर था जो सुबह के इस वक्त पुरसुकून सा अपनी लहरों को साहिल की तरफ उछाल उछाल कर खेल रहा था। दिन 11 बजे। ये एक मंजर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का था, जहाँ लड़के और लड़कियां कंधों पर बस्ते लटकाए, सीनों से फाइल लगाए, यूनिवर्सिटी के कमरों के आगे बनी इस लंबी राहदारी में गर्दिश कर रहे थे। कोई जा रहा था तो कोई आ रहा था, बातों में मगन, कह के लगाते बेफिक्र चेहरे। वो सर झुकाए उसी राहदारी में ऊपरी मंजिल को चढ़ती सीढ़ियों में खामोश सर झुकाए बैठी थी। सादा सा गुलाबी रंग का कमीज शलवार और गले में झूलता हम रंग दुपट्टा, बालों की ढीली सी पोनी, मेकअप से आरी बेदाग सर्दी माइल चेहरा, बस आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। आमना उसके सामने एक सीढ़ी नीचे बैठी थी, चेहरा ऊपर उठाए उसके चेहरे को बागोर देखते हुए। उस दिन दुआ के बारे में वो अचानक उसे अल्लाह से मांगने का कह गई थी और फिर बिना सोचे समझे मुसलमान होने का कह दिया, लेकिन बाद में एहसास हुआ ये उससे अच्छा नहीं किया। यूनिवर्सिटी में उसी ग्रुप में मौजूद 3 लड़कियों में से आमना के साथ उसकी ज़्यादा बातचीत थी। आमना बहुत ही तामुल मिजाज, हंसमुख और सही लड़की थी। हिना के साथ उसकी गहरी दोस्ती आमना से हुई थी। यहाँ उसका एम.कॉम का पहला साल था। आमना उस दिन के बाद से महसूस कर रही थी कि जोई चुप चुप रहने लगी है, उससे बात भी कम करती थी। शायद उसे अल्लाह से दुआ मांगने और मुसलमान होने का नहीं कहना चाहिए था। उसके दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो जोई जैसी मुखलिस और बहादुर लड़की को खोना नहीं चाहती थी। क्या हुआ बताओ तो, चुप क्यों हो इतनी? आमना ने फिर से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और दूसरी दफा वही सवाल दोहराया। जोई कुछ देर खामोशी से आमना की तरफ देखती रही। वो हिजाब की सूरत हल्की नीले रंग के स्कार्फ को चेहरे की गिर्द लपेटे हुए थी, नीचे से आंखों से तन किए हुए। उसकी शिफाफ रोशन आंखें थीं। एक अजीब ठंडक और सुकून था उसकी आंखों में। वो जब भी आमना की आंखों को देखती तो हैरान रह जाती, कोई इंसान इतना पुरसुकून कैसे हो सकता है। उसकी जिंदगी तो अनगिनत परेशानियों में घिरी थी, ना खत्म होने वाली परेशानियां, जिम्मेदारियां। 6 साल होने को आए थे। जॉन बिस्तर पर था, दिल की बीमारी थी, खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जोई के रिश्ते के लिए जो लोग भी आते, सबको सुनैना पसंद आ जाती थी। जोई के बहुत असरार पर जॉन और मरियम ने सुनैना की शादी उससे पहले कर दी थी। सुनैना चंद माह बाद ही घर वापस आ गई। उसका शोर शराबी और जवारी था, जिसकी खबर शादी के बाद हुई। वो सुनैना को मारता पीटता था। वो चंद माह में ही उसके जुल्म और सितम बर्दाश्त कर सकी। शोहर ने छोड़ दिया और उसके बाद उससे एक बच्ची को जन्म दिया। बेरोजगारी और गुर्बत ने कमर तोड़ रखी थी और घर में एक और फर्द का इजाफा हो गया था। जॉन ने बहुत कोशिश की कि वो बीकॉम के बाद पढ़ाई छोड़ दे, यूनिवर्सिटी न जाए, कहीं जॉब की तलाश करे, मगर इस दौड़ती भागती धक्कम पेल की ज़िंदगी में वो सिर्फ बीकॉम की डिग्री के साथ कहीं भी अच्छी मुलाजमत न हासिल कर सकी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसी को जरिया बनाकर लोगों के घरों में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो सुबह यूनिवर्सिटी और बाकी का सारा दिन मुख्तलिफ घरों में होम ट्यूशन के लिए जाती थी। इस तरह वो ना सिर्फ अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए थी, बल्कि मैरी और जोबीद को भी पढ़ा रही थी। मरियम अब एक निजी अस्पताल में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन उजरत बहुत कम थी। इस तरह बामुश्किल वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। लाइन्स एरिया वो जॉन की बीमारी और मुलाजमत खत्म होने के बाद ही छोड़ आए थे। वो फ्लैट कर्ज की बदौलत बेचना पड़ा। अब एक खस्ता हाल छोटे से घर में वो लोग किराएदार थे। उनकी ज़िंदगी एक मशीन की तरह थी, सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती उसे पता न चलता। रात को जब आखिरी होम ट्यूशन के बाद घर लौटती तो थक कर बिस्तर पर गिर जाती। वो सबसे कट चुकी थी, बस घर के अखराजात, बहन भाइयों की फीस और बाप की महंगी अदवायात
वो इलाज, ये सब उसके गिर्द मंडलाते थे। यही वजह थी कि उसे कभी खबर तक ना हुई, जिसकी एक झलक की दुआ वो रात को सोते हुए करती है और सुबह उठकर करती है। वो हॉलीवुड का एक सुपरस्टार बन चुका है। इतनी मुसीबतों और परेशानियों में घिरी वो दौरान को कभी भूल नहीं सकी। कभी याद आता कि वो उसके बारे में कहा करती थी कि 19 साल की उम्र में ही इंसान को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन जिंदगी की थपेड़ों ने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि परेशानियां, दुख और तकलीफें कभी उम्र देख कर नहीं आती। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दुख उनकी उम्रों की गिनती से तजावुज कर जाते हैं। वो अपने हंसने खेलने की उम्र में ही जिम्मेदारियों के बोझ उठाए हुए होते हैं। सुनैना इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्ची की मां बन गई थी। उसकी अपनी इतनी परेशानियां थीं कि दोनों बहनों को अब कभी एक साथ बैठकर बात करने का मौका शासो नादर ही मिलता था। दुरान को सोचना उसके ज़हन का वाहिद सुकून था। फुर्सत का एक लम्हा भी मिलता तो उस ज़हन और दिल में उतर आता था। वो आज 6 साल बाद भी खुदा से उसकी एक झलक की दुआ करती थी। वो उसे ज़िंदगी में एक दफ़ा और देखना चाहती थी, जिंदा सलामत। क्यों देखना चाहती थी, खुद नहीं जानती थी। वो अपनी मुश्किल परेशानियों में घिरी इस दुआ की शिद्दत में कमी नहीं ला सकी और उस दिन आमना से दुआ ना कबूल होने का शिकवा कर गई, जिस पर उसकी कई बात ने उसे बेचैन कर दिया। वो उलझ कर रह गई। कितने दिन से उसका यूं गुमसुम रहना आमना से मुखफ़ी नहीं रहा। अब वो उससे उसकी खामोशी की वजह पूछ रही थी। यूं ही उसकी आंखों में देखते हुए वो बोल रही पड़ी, वो तुम उस दिन मुझसे कुछ कह रही थी। झिझकते हुए वो उसे उस दिन की बात याद दिला गई। मैं क्या कह रही थी? आमना ने अनजान बनने की कोशिश की, निगाहें लम्हा भर को चुराई। अल्लाह से दुआ के मुतालिक। जोई ने ऐसे ही से उसकी आंखों में झांका। क्या अल्लाह से दुआ करने के लिए मुझे लाजमी मुसलमान होना होगा? क्या मैं वैसे दुआ नहीं कर सकती अल्लाह से? जोई ने अपने सिर में पनपता सवाल बिना किसी उम्मीद बांधे पूछ लिया। आमना खामोश थी, गहरी खामोशी। फिर उससे मुस्कुराते हुए पूरे वसक से जोई की आंखों में अपना अक्स देखा। देखो, अल्लाह वाहिद है, मतलब उसका कोई शरीक नहीं। जब हम उसके सामने सर सुजूद होते हैं तो दिल, रूह और दिमाग से इस बात को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो वाहिद है। वो मिठास वाले लहजे में बात शुरू कर चुकी थी। जो हमेशा की तरह उसके बोलने पर खामोश हो गई। ना जाने क्यों उसकी बातें बहुत सादा होने के बावजूद दिल पर बहुत असर करती थीं। वो जब बोलती थी तो असाब पर ठंडी फवार जैसा एहसास होता था। तुम अल्लाह से मांगने बैठोगी और अगर दिल, दिमाग या रूह में से किसी एक को भी अल्लाह के लाशरीक होने पर गुमान होगा तो मतलब तुमने शिर्क किया, और शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं। जोई ने उसकी आंखों में झांका। कहीं कोई मुफाद नहीं था, कहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं। वो बहुत प्यार से उसे अल्लाह की सच्चाई सिखा कर रही थी। अगर तुम अल्लाह के हजूर दिल से मांगना चाहती हो तो दिल, दिमाग और रूह से पाक होकर मांगो। वो यकीन लहजा था। जोई को उसके मुंह से निकली एक एक बात सच लग रही थी। दिल उसकी बातों पर ईमान ला रहा था। अगर वो उसकी बातें सुनकर सुकून महसूस कर रही थी तो उन पर अमल करने के बाद क्या हाल होगा। मैं वुज़ू कर लूँगी, जो तुम लोग करते हो। मुझे वुज़ू का तरीका बता देना। जोई ने आहिस्ते ही से हल पेश किया। मुस्कुरा दी, सर को नफ़ी में हिलाया। वुज़ू हमारे जिस्म की पाकीज़गी है। अगर मुसलमान सिर्फ जिस्म से पाक होकर अल्लाह के सामने नहीं खड़ा होता, हमारी रूह और हमारा दिल भी पाक होता है। जोई के चेहरे पर मायूसी के साए लहराए। मेरी रूह और दिल अल्लाह के पास जाने के लिए कैसे पाक होगा? बेहासा सा सवाल था। ना जाने वो क्यों कर गई। कलमा पढ़ने से? आमना ने मुख्तसर जवाब दिया। जोई ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब कलमा पढ़ना, अल्लाह की वाहदानियत की गवाही देना। कलमा पढ़ने से और उसके लाशरीक होने की गवाही देने से दिल, रूह और बातन पाक हो जाता है। वो बोल रही थी जबकि जोई यकटक उसे देख रही थी। देखो, मैं कोई मजहबी आलिम नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे ज़हन की उलझनों को दूर करने के लिए बहुत सी अच्छी किताबें हैं मेरे पास। क्या तुम पढ़ोगी? उससे जोई के हाथ पर अपना हाथ रखा। ला दूं क्या तुम्हें? वो हाथ पर दबाव डालते हुए सवाल कर रही थी। जोई ने साकिन आंखों से उसकी तरफ देखा। जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे थे ताकि आसाब एकदम से चाकू चौबंद हुए। न नहीं। जोई एक झटके से अपनी जगह से उठी और फिर तेज तेज कदम उठाती। वो कब लॉबी से लॉन और लॉन से यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंची, पता न चला। बैग के अंदर रखा मोबाइल बज रहा था। उसे उजलत में फ़ोन बैग से निकाला। आमना का नंबर जगमगा रहा था। फ़ोन की घंटी बज बज कर बंद हो गई। अब स्क्रीन पर एक पैगाम था। सॉरी।
काव्या शाम के 4 बजे उस डरपेनुमा कमरे में मौजूद पलंग पर लीताओ कंबल को अपने गिर लपेटे आंखें मूंदे हुए था। ठक ठक की आवाज़ सेन में ऐसी गूंजी कि उससे देवरी चढ़ाए बामुश्किल आंखें खोली। लकड़ी के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। आवाज़ पे आने के बाद वो मुंह बसोरता हुआ बामुश्किल बिस्तर से निकला। जो कोई भी था दरवाज़ा बजाता ही जा रहा था। आ रहा हूँ, क्या तोड़ दोगे इसको? वो चीनी जुबान में बड़बड़ाता अब छोटे से कमरे से लॉन्च में आया। ट्राउज़र और टी-शर्ट में मलबूस वो गर्म बिस्तर से निकलकर उछलत में यूं ही बाहर आ गया। स्लीपर समेत पाँव घसीटता दरवाजे तक पहुंचा और एक झटके से बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े दूरान को देखकर आंखें शनासाई से चुंधी गईं। एक तो वो वैसे नींद से उठा था, ऊपर से दूरान का अनजान चेहरा दिमाग में जोर देने से भी याद नहीं आ रहा था। कौन हो? एक आबरू उचकाए बेसारी से सवाल किया। दुरान ने जवाब देने के बजाय कदम दरवाजे के अंदर दाखिल किए। ली ताऊ का माथा ठिनका। इससे पहले वो तेजी से दरवाज़ा लगाता एक धक्का पड़ा था उसे। धक्का इतनी जोर का था कि ली ताऊ लड़खड़ाकर लकड़ी के बने फर्श पर पुश के बल गिरा। ग्रे रंग के गर्म कोट के नीचे स्याह पेंट सेबतन किए ऊंचा लंबा मजबूत शख्स उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। जैसे ही दुरान अंदर दाखिल हुआ उसके पीछे ही अनिल ने कदम अंदर रख लिए। ली ताऊ दोनों को पटी पटी आंखों से देख रहा था। कौन हो तुम लोग? निकलो मेरे घर से। हैरत से उनको खबरदार करता हुआ अपनी जगह से उठा। दुरान ने आगे बढ़कर उसका गिरबान थामा और अब की बार एक जोरदार घूंसा था जो उसके गाल पर एन चपड़े के ऊपर पड़ा था। वो पूरे का पूरा घूम गया। चेहरा ऐसे जंबिश में आया जैसे जबड़े हिल गए हों। अनिल अब किचन की शेल्फ के करीब पड़ी कुर्सी को उठाकर करीब ला रहा था। लीताओं ने सर को तकलीफ से झटका और अपनी तरफ से पूरी कुव्वत से लड़ने की खातिर दुरान की तरफ लपका, लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले ही लंबा बाजू किए पंच ने उसे हवा में उछाल दिया। वो बेकाबू होकर गिरा। घबरा कर बामुश्किल उठा। गर्दन मोड़कर खौफ से दुरान की तरफ देखा जो अपने कोट पे शिकन दुरुस्त कर रहा था। कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? दुरान के 2 पंच पड़ने पर ही वो अधमुआ होकर हौसला हुआ। इससे पहले कि लड़खड़ाता हुआ खौफ के बायस वो अपने बचाव के लिए कमरे की तरफ बढ़ता, अनिल ने पीछे से उसके दोनों बाजू काबू करने के बाद उसे कुर्सी पर बिठा दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मसला क्या है? कौन हो तुम लोग? उलझ कर वो निढाल सा बार बार एक ही सवाल दोहराया जा रहा था। वो अनिल के बाजू से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुरान करीब आया और फिर से जोरदार थप्पड़ ना सिर्फ उसके गाल रंग गया बल्कि उसकी गर्दन को दाईं तरफ एक भरपूर झटका लगा। अब की बार उससे झुकी गर्दन से बामुश्किल ऊपर देखा मगर सवाल नहीं किया जानता था। हर सवाल के जवाब में सामने खड़े शख्स मुंह खोलने के बजाय हाथ चला रहा था। जोई। दुरान ने हाथ हवा में उठाया और उंगली की हल्की सी चंपी से दरवाजे की तरफ इशारा देते हुए पुकारा। जोई जो कब से उसके बुलाने की मुंतजिर थी आगे बढ़ी। दरवाजे के सामने लकड़ी